चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूपी से। और यूपी की जो न्यूज़ है वो एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड है। देखो, अभी अभी ना मेनली जो बीजेपी वाले स्टेट हैं उन्होंने इस टाइप के लॉ लाए हैं। लॉ ऐसे लाए हैं कि अब जो है हिंदू और मुस्लिम यदि आपस में शादी करते हैं तो इन दोनों धर्म के बीच जो होने वाली शादी है ना वो काफ़ी कानूनी प्रक्रिया से गुजरेगी और कहना चाहिए काफ़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि सरकार का ऐसा कहना है कि हिंदू लड़कियों की ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है मुस्लिम लड़कों के साथ में ताकि उनका धर्म परिवर्तन कराया जा सके और मुस्लिम लोगों की जो जनसंख्या है वो बढ़ाई जा सके। और हमारे देश में कानून बनाए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानूनों का मिसयूज़ ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे कि एक मुस्लिम लड़का है और एक हिंदू लड़की है, ठीक है। अब ये जो मुस्लिम लड़का है ये हिंदू लड़की से प्यार करता है, ठीक है, और इससे शादी भी करना चाहता है। अब मान के चलो लड़की के घर वाले ये नहीं चाहते हैं कि हमारी लड़की की शादी उससे हो, तो अब वो क्या कर देंगे, यदि ये लड़का इस लड़की से शादी करना चाहता है, ठीक है, अभी वो किया नहीं है, करना चाहता है, अब वो कानून लगा देंगे कि ये ज़बरदस्ती हमारी लड़की से शादी कर रहा है और उसका धर्म परिवर्तन कराना चाह रहा है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई कि कोई पार्टिकुलर फैमिली जो है इसका मिसयूज़ कर सकती है। इसका दूसरा मिसयूज़ हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा, मतलब कोई भी इसका मिसयूज़ कर सकता है पार्टिकुलर किसी को टारगेट करने के हिसाब से। इसीलिए इस कानून का काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है। दूसरी बात यह है, जैसे कि यदि मुझे शादी करना है तो मुझे पार्टिकुलर अधिकारी के पास पहले से ही निवेदन करके रखना पड़ेगा, एप्लीकेशन डाल के रखना पड़ेगा। अब कहीं कहीं पर टाइम निर्धारित कर दिया, जैसे कि आपको 6 महीने पहले बताना है, 3 महीने पहले बताना है शादी करने के पहले, यदि आपका धर्म अलग अलग है तो। अब इसमें भी ये इस अधिकारी के ऊपर निर्भर है कि ये आपके आवेदन को स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको ठीक लगता है तो वो करेगा, ठीक नहीं लगता है तो नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। अब वो निर्धारित कैसे करेगा कि ये इनके बीच जो शादी हो रही है वो सही है, इसमें किसी प्रकार को फोर्स नहीं किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इसी के चलते चलते कानूनी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। अब यदि हम इसके मेन कुछ प्रावधान देख लेना, तो यदि किसी प्रकार से फोर्सफुली धर्म का परिवर्तन कराया जाता है तो इसमें मैक्सिमम 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है, अप टू 10 ईयर्स इन जेल, यदि कोई व्यक्ति फोर्सफुली मैरिज करता है और उसका धर्म परिवर्तन कराता है तो। दूसरी बात ये है, ये जो अपराध है ये है कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, इसमें जो है बेल नहीं मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों को कन्वर्ट कराना है उनको ज़रूरत है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास 60 दिन पहले ही एडवांस में उनको आवेदन देना पड़ेगा कि हम जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हम लोग शादी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ इसके जो मेन प्रावधान है वो ऐसे हैं, यदि कोई एससी या फिर एसटी का पर्सन है या फिर कोई माइनर्स है, इन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो इसमें 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है और 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। यदि हम बात कर लें मास कन्वर्जन की, इसका मतलब ये है, अभी तो पार्टिकुलर एक जोड़ी का ही धर्म परिवर्तन हो रहा था, अब यदि हम 2 या 2 से अधिक पर्सन का धर्म परिवर्तन करते हुए देखते हैं तो इसमें 5 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, मतलब जेल का प्रावधान, और इसके अलावा मिनिमम फाइन ऑफ 1 लाख। इसके अलावा कौन कौन लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं,
तो पेरेंट्स, लीगल गार्जियन और कस्टोडियन और भाई या फिर सिस्टर्स, ये लोग जो है कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। तो न्यूज़ में ऐसी बात बताई गई है कि यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ को लेकर के एक मुसलमान व्यक्ति हैं, उनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। ठीक है, तो वहाँ की जो लोकल कोर्ट है उससे कुछ गलती हो गई थी। इसी के चलते चलते वो जो व्यक्ति है जेल में बंद ही रहा, उसको बेल नहीं मिल पाई थी, उसको ज़मानत नहीं मिल पाई थी। तो हाई कोर्ट ने ये बताया, ठीक है, कि जब याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में तो लोअर कोर्ट से कुछ एरर हो गई थी। अब इसके चलते चलते हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को रिलीफ दे दी है इस कानून से। इसके बाद ऊपर की तरफ यदि हम देखें तो जम्मू कश्मीर की न्यूज़ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, ताकि वहाँ पर चुनी हुई सरकार हो, और चुनी हुई जो सरकार रहती है वो जनता के बीच से आती है। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली वो जनता की बात सामने रखती है और उसी के हिसाब से काम करती है। अभी क्या है, अभी वहाँ पर केंद्र सरकार का प्रतिनिधि रहता है, जब तक वो स्टेट नहीं बना है तब तक। मतलब हम कह सकते हैं कि अभी डायरेक्टली जो है केंद्र सरकार के कंट्रोल में। तो पहली बात तो ये है कि स्टेटहुड चाहते हैं। इसके अलावा डीलिमिटेशन भी वो लोग चाह रहे हैं। डीलिमिटेशन मतलब कि अभी उसमें कितने निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे, कितनी वहाँ पर सीटें रहेंगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर निर्धारित की जाती हैं डीलिमिटेशन के द्वारा, और ये काम करता है परिसीमन आयोग। इसके अलावा जब वहाँ से स्पेशल स्टेटस को हटाया गया था तो उसके पहले और उसके बाद कुछ कुछ राजनीतिक कैदियों को या तो नज़रबंद किया गया था या तो फिर जेल में डाल दिया गया था। तो ये चाहते हैं कि इनको भी रिहा किया जाए। अब वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि देखो, उतना ज़्यादा वहाँ पर सैनिक संघर्ष नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा आतंकवादी हमला हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी सीज फायर का सुझाव हमारे पास में आया था। कुल मिला के शांति का माहौल है, इसलिए यहाँ के जो नेता लोग चाहते हैं कि कम से कम जो है ये स्टेटहुड इसको मिल जाए। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है आर्मी से रिलेटेड है। और देखिए, चीता और जो चेतक हेलीकॉप्टर हैं ये अब हमारी आर्मी से रिटायर्ड होने वाले हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं। तो इसके अलावा HAL और क्या क्या नई चीज़ें हमारे लिए बना रहा है जो कि टोटली इंडियंस है, टोटली इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है उनको। इसके अलावा और हमारी सेना में नई नई क्या क्या चीज़ें शामिल होते जा रही हैं, ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो देखो, अभी यदि हम रिसेंटली जो इंडक्ट हुए हैं हमारी आर्मी में नई नई, चाहे वो मशीनें हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर और भी अदर चीज़ें, तो रिसेंटली जो इंडक्शन है 3rd जनरेशन नाइट नेविगेशन गॉगल्स का, ये प्रोवाइड करता है हमारे हेलीकॉप्टरों को विद द रिक्विसाइड कैपेबिलिटी टू ऑपरेट ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द इंटायर मून फेज। इस प्रकार से हमारी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई है। अब एक तो थी ये नाइट विजन से रिलेटेड कैपेबिलिटी। इसके अलावा रिसेंटली हमारी सेना में इंडक्शन हुआ है, मतलब शामिल किया गया है रुद्र को। ठीक है, तो ये जो वेपनाइज्ड वेरिएंट है ना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का, इसने भी कुल मिला के हमारी आर्मी को एक एडवांस आर्मी में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रकार से जंप लगा लिया है। अब हमारे सर्विलांस सिस्टम की बात करते हैं। हमारी आर्मी के पास 90 ALH और 75 रुद्र हेलीकॉप्टर हैं हमारी सर्विस में। ठीक है, विच आर इंडिजीनियसली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और बहुत ही जल्दी आर्मी एविएशन
इज़ लाइकली टू इंडक्ट ए सर्विलांस डाउनलिंक सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो सूचना जो टेलीकम्युनिकेशन है वो मजबूत हो जाएगा। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, ठीक, काउंटर मेजर्स अगेंस्ट मिसाइल सिस्टम, न्यू जनरेशन सर्विलांस पॉड्स, ये चीज़ें हमारी आर्मी में बहुत ही जल्दी शामिल होने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टर से रिलेटेड बात भी बताई जाती है कि 2023 तक जो अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरीज है ना वो कंप्लीट हो जाएगी और 1 साल के अंदर अंदर में ये सब काम करना चालू कर देंगे, ऐसा सोर्स का कहना है। इसके अलावा आर्मी को जल्दी ही मिलने वाली हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये इनको बनाएगी HAL। HAL has received the letter of intent for 5 IAF and 5 LCH for delivery pending contract finalized of 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट, ऐसा सोर्स का कहना है। देखो HAL को ऑर्डर मिल गए हैं कि वो LCH बनाए, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बनाए और उनकी जो पेंडिंग डिलीवरी है उसको कंप्लीट करें। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नेशनल पार्क के ऑल ईयर ओपन होने से रिलेटेड। देखो उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क और जो राजा जी नेशनल पार्क है ना, यहाँ की सरकार का कहना है कि हम पूरे साल इसको चालू रखेंगे ताकि पर्यटक की जो गतिविधियाँ हैं वो चलती रहें, इसके अलावा हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे और सरकार की कमाई होती रहे। लेकिन एक्सपर्ट लोग इसका विरोध करते हैं। यदि आप नेशनल पार्क को साल भर खुला रखते हो तो उनकी जो ब्रीडिंग है, उनकी जो मैटिंग सीजन है वो इफ़ेक्ट होगा, ऐसा लोगों का कहना है। और फिर दूसरी दिक्कत ये हो जाती है, एक तरफ तो इनको ओपन कर दिया गया है पर्यटन के लिए और फिर दूसरी तरफ होता है अवैध शिकार। अब यहाँ जो गार्ड लोग लगे हुए हैं वे तो लोगों को पर्यटन की तरफ उनका ध्यान है, तो ये लोग जो है ना अब इनकी सिक्योरिटी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि अब इनका जो ध्यान है वो पर्यटकों की तरफ चला जाता है। तो अब ये जो लोग हैं ना जानवरों की सिक्योरिटी अच्छे से नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये है कि इनको बारिश का जो मौसम रहता है ना उसमें ऑलरेडी इनको समस्याएं जाती हैं, और जबकि ये जो बारिश के समय में ही ये जो अवैध शिकार इनका होता है, क्योंकि उनको पता है कि जो गश्त लगाने वाली पुलिस है या जो भी सिक्योरिटी पर्सनल है वो खुद प्रॉब्लम में रहते हैं। इसी के चलते चलते ऐसे सीजन में ज़्यादा शिकार होते हैं। तो यदि हम इनको साल भर ओपन कर देंगे, इवन यदि हम बारिश में इनको ओपन कर दे रहे हैं तो इनका जो अवैध शिकार है वो बढ़ जाएगा, ऐसे लोगों की चिंताएं हैं। और अब तक तो नॉर्मली ऐसा रहता था कि देखो 30 जून के बाद इनको बंद कर दिया जाता था। कब तक? नवंबर के मिड तक। कुल मिला के 5 महीने इनको बंद रखा जाता था ताकि इनका जो प्रजनन है वो अच्छे से हो सके, इनको किसी प्रकार से असहजता महसूस ना हो, इसलिए इसको क्लोज़ कर दिया जाता है। हम तभी तो हम देखते हैं ना कि कुछ महीने नेशनल पार्कों को बंद रखा जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ आई है नरेगा से रिलेटेड। नरेगा जिसको हम मनरेगा भी कहते हैं, तो एक्टिविस्ट लोगों ने 50 दिन की और डिमांड करी है क्योंकि इसमें 100 दिन का काम देने की सरकार की तरफ से गारंटी रहती है, तो वो 100 दिन तो लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 2 लाख से भी ज़्यादा जो हाउस होल्ड हैं उनका जो कोटा है वो एग्जॉस्टेड हो गया है। अब जो है वो और भी ज़्यादा काम की डिमांड कर रहे हैं। तो इसीलिए जो एक्टिविस्ट लोगों का कहना है कि कम से कम आप 50 दिन का जो रोज़गार है उसको और बढ़ाइए अंडर द मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम की यदि हम बात करें, शुरू में इसको नरेगा कहा जाता था, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को आंध्रा के बांदावली ज़िले के अनंतपुर गांव से। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को चेंज कर दिया गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना नाम रखा गया।
इसके नीति निर्माता थे ज्या द्रेंज, मतलब जो कि बेल्जियम के अर्थशास्त्री रहे। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? इसका क्रियान्वयन करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो स्टार्टिंग में इसको 27 राज्य लिए गए थे और इसके 200 ज़िले चुने गए थे, और ज़िले भी ऐसे थे कि जो पिछड़ा एरिया है सबसे पहले वहाँ पर इसको लागू किया गया था। इसमें यदि हम फंड की बात करें ना, तो फंड जो है 90 और 10 के अनुपात में दिया जाता है। मतलब केंद्र सरकार का हिस्सा इसमें 90% रहता है और 10% हिस्सा रहता है स्टेट गवर्नमेंट का। इसमें एक साल में लोगों को 100 दिन काम देने की गारंटी सरकार की रहती है। इसमें महिलाओं की भी भागीदारी जरूरी है, कम से भी कम 33%। यदि आपको जॉब कार्ड मिल गया है, आपने काम की डिमांड करे हैं और 15 दिन के अंदर यदि आपको काम नहीं मिलता है तो आप भत्ते की डिमांड कर सकते हैं, आपको भत्ता मिलेगा। इसमें टाइम भी निर्धारित कर दिया है कि कितने घंटे आपको काम करना है, सप्ताह में कितने दिन काम करना है। तो 7 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपसे 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता सप्ताह में। यदि कार्यस्थल में आपकी डेथ हो जाती है या फिर अपंगता हो जाती है तो इस स्थिति में आपको 25,000 की राशि मिलेगी। इसके अलावा यदि आपके गांव से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पर ये काम हो रहा है, वहाँ आपको जाना पड़ रहा है, तो आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। अब कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई, जैसे कि सरकार ने मनरेगा की फंडिंग 2020-21 के लिए 40,000 करोड़ रुपया इंक्रीज करी थी। अब जब लोग फिर से डिमांड कर रहे हैं तो लोग चाहते हैं कि सरकार फिर से फंड प्रोवाइड करे, लेकिन यदि बैक से यदि आप फंडिंग की डिमांड करोगे तो सरकार का कहना है देखो नेशनल वाइड लॉकडाउन नहीं लगा है, इसलिए अभी जो है फंडिंग की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। तो अफ़गानिस्तान से अमेरिका अपनी सेना और जो नाटो के सैनिक हैं वो अब रिटर्न होना चाहते हैं, मतलब वहाँ की सरकार उनको रिटर्न करने वाली है आने वाली एक निर्धारित तिथि के अंदर अंदर। ठीक है, वो भी जब अमेरिका में जो अटैक हुआ था ना उसकी जो बरसी मनाई जाएगी उसी के दिन की तिथि निर्धारित की गई है अमेरिका के द्वारा। तो अब देखो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है और जो वहाँ की सरकार है सबकी अपनी अपनी डिमांडें हैं। तो उन्हीं डिमांडों को फुलफ़िल करने के लिए जो तालिबान है ना वो लोग अटैक करते रहते हैं। और जब इन्होंने कहा था, अमेरिका ने कहा था कि हम एक ही शर्त पर अपनी सेना को वापस लाएंगे यदि आप लोग वायलेंस को कम करते हो, लेकिन वायलेंस कम हमको होता नहीं नज़र आया है। और अमेरिका की वापसी के बाद शायद तालिबान अफ़गानिस्तान में और भी मजबूत हो सकता है। अभी तो अफ़गानिस्तान का जो दूर दराज वाला एरिया है, गांव वाले जो एरिया है ना वो तालिबान के कब्ज़े में है। और तालिबान किस प्रकार का राज चाहता है ये तो कुछ दिन पहले उसने घोषणा कर ही दी थी, ठीक है, कि हम किस प्रकार की रूलिंग चाहते हैं। तो अब देखना है यही कि यदि अमेरिका यहाँ से वापस हो जाता है तो अफ़गानिस्तान में शांति स्थापित होती है या नहीं होती है। और दूसरी बात यह है, अमेरिका कह रहा है कि हम अफ़गानिस्तान को पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, चाहे वो पैसे धेले से हो चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो। अब देखते हैं क्या होता है, आगे पता चलेगा। इसके अलावा पार्टिकुलर कुछ हेल्प की यदि हम बात करना है तो वाइट हाउस ने रिलीज़ किया था फ्राइडे के दिन फैक्ट शीट, जिसमें हाईलाइट किया गया है अमेरिका की असिस्टेंस अफ़गानिस्तान के लिए, जिसमें इंक्लूड किया गया है कमिटमेंट टू प्रोवाइड 3 मिलियन जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 की वैक्सीन। इसके अलावा 266 मिलियन डॉलर की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इसके अलावा बाइडेन ने ये भी रिक्वेस्ट किया था यूएस कांग्रेस से कि 3.3 बिलियन डॉलर का एक सिक्योरिटी फोर्स फंड अफ़गानिस्तान डिपार्टमेंट को प्रोवाइड किया जाए।
इसके बाद साइंस वाले पेज से हम देखें ना तो एक न्यूज़ आई है जो इज़राइल में बहुत समय पहले जो मानव पाए जाते थे उनके बारे में जानकारी हमको प्रोवाइड करती है। तो रिसर्चर ने इज़राइल में डिस्कवर किया है पहले की अननोन टाइप एंशियंट ह्यूमन को, जो कि एग्जिस्ट करते थे लगभग 1 लाख साल पहले। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। आगे यदि हम बात करें कि किस स्थान पर ये खोज की गई है, तो ये खोज की गई है रामला, एक जगह है इज़राइल में, वहाँ पर। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, इनको जो फॉसिल्स मिले हैं तो ये फाइनल सर्वाइवर रहे हैं लॉन्ग एक्सटिंक्ट ह्यूमन रेस के। ठीक है, मतलब कि मानव की ऐसी प्रजाति जो अब लुप्त हो चुकी है, तो उसके सबसे लंबे तक समय तक जो सर्वाइवल व्यक्ति थे वो यही लोग थे, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। अब लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ से हमको जो अवशेष प्राप्त हुए हैं मानवों के, वो किसी भी स्पीसीज से मैच नहीं करते हैं, मतलब होमोजेनियस से रिलेटेड ये स्पीसीज नहीं है। तो वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि देखो, जब ये इनसे मैच नहीं खा रहे हैं तो लेकिन ये इनके समकालीन हो सकते हैं। मतलब ये एक तो ये होमोजीनियस की स्पीसीज चल रही है, इसके अलावा इन्हीं के पैरेलल में ये लोग भी उस समय एग्जिस्ट करते थे, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना आप, यही सब वैज्ञानिकों को प्राप्त हुए हैं। और इनका ऐसा कहना है कि देखो, कुछ कुछ जो पार्शियल स्कल हैं और जबड़े जो प्राप्त हुए हैं लोगों के, वो रहा करते थे बिटवीन 1,40,000 और 1,20,000 साल के दौरान में, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। इस डिस्कवरी की यदि हम नाम की बात करें तो नेसर रामला होमोटाइप इस डिस्कवरी का नाम दिया गया है। इसके अलावा जो नेसर रामला ह्यूमंस हैं जिनकी खोज की गई है, ये लोग शेयर करते हैं फीचर्स विथ बोथ नेंडरथल और आर्चियक होमो। ये 2 प्रकार के मानवों की जातियां हैं ओल्ड टाइम में जो पाए जाते थे। तो ये दोनों के फीचर को शेयर करते हैं, मतलब कि अभी जो नेसर रामला ह्यूमंस पाए गए हैं वो उनके अंदर ये दोनों गुण बताए जा रहे हैं। देखो, और यदि हम आज के टाइम से इनकी कल्पना करें ना कि वो लोग किस प्रकार से भिन्न रहे होंगे, तो दे हैड नो चिन। चिन मतलब होता है ठोड़ी, और इनके बड़े बड़े दांत होते हैं। तो इस प्रकार से ये आज के ह्यूमन से अलग हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ साइंस की हम देखने वाले हैं मीटेरॉइड से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम मीटेरॉइड को जान लेते हैं। मीटेरॉइड को हम कहते हैं हिंदी में उल्कापिंड। तो उल्काएं क्या होती हैं? प्रकाश की चमकीली एक धारी, एक रेखा के रूप में हमको दिखाई देता है आकाश में, आसमान में, और ये थोड़े से समय के लिए चमकती हैं और फिर धीरे से लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, उल्का बने किससे हैं? तो ये बनते हैं क्षुद्र ग्रह के टुकड़े से और धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण। इस प्रकार से जो आप लंबी लंबी धारी देखेंगे ना इसमें, तो ये जो रहते हैं धूल के कण रहते हैं। ठीक है, और ये जो हैं क्षुद्र ग्रह से मिलकर के बनते हैं, इनको ही हम कहते हैं मीटेरॉइड, उल्का पिंड। अब इसमें एस्टेरॉयड वर्ड भी यूज़ आया है, एस्टेरॉयड बेल्ट यूज़ किया गया है। तो देखो, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो कि सूर्य का ये भी चक्कर लगाते हैं इस प्रकार से। तो यही जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्री ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट लोग कि ग्रह जब टूटे थे तो उसके विस्फोट के कारण ये टुकड़े बने और इनसे ही क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। क्षुद्र ग्रह जब धरती से टकराता है तो धरती के पृष्ठ में विशाल गड्ढा बना देता है,
एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र की एक झील है लोनार झील। फॉर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो हम एस्टेरॉयड बेल्ट भी जान गए हैं। इसके अलावा हम देख चुके हैं एस्टेरॉयड क्या होता है और मीटेरॉयड क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं 13 नवंबर 2015 की। एक मीटेरॉयड गिरता है कामरा गांव, असम, हमारे इंडिया में। इसके वजन की बात करें तो 12 किलो नापा गया था। साइंटिस्ट ने इसको डिकोड किया, इसमें कौन कौन से मिनरल का कंपोजिशन हो सकता है, और इसको क्लासिफाइड किया था एज ए चॉन्ड्राइट, ए वेराइटी ऑफ स्टोनी मीटेरॉइड। अब नई स्टडी ये सामने आई है जो कि ये शो करती है, ठीक है, इसका जब अध्ययन किया गया था इस मीटेरॉइड का और इसके जो मिनरल्स का, तो वी में फाइंड न्यू क्लूज अबाउट द अर्थ लोअर मेंटल। हमारी धरती के लोअर मेंटल में क्या है इसका पता हम इस स्टडी से लगा सकते हैं। आगे साइंटिस्ट लोगों का क्या कहना है ये हम देख लेते हैं। देखो, हम लोग हमेशा ही इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमारा जो प्लानेट है वो कैसे बना है, ठीक है। हमारी जो अर्थ है उसकी अलग अलग लेयर हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर है अपर लेयर, फिर इसके बाद वेरी थिन क्रस्ट है, इसके बाद है फॉलोड बाय द इंटरमीडिएट सिलिकेट मेंटल, ठीक है, विच स्टार्ट फ्रॉम 30 किलोमीटर से लेकर के 29 किलोमीटर की डेप्थ तक, और उसके बाद सेंटर वाला पार्ट पड़ता है, ठीक है। कुल मिलाकर इसको हम देखें तो ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो, सबसे ऊपर वाला हो गया क्रस्ट, बीच वाला हो गया मेंटल, और सबसे अंदर में रहता है कोर। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी बनी है, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो मेंटल के बारे में बताया 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक। इसके बाद सेंटर वाला पार्ट पड़ जाता है जहाँ पर आयरन निकिल एलॉय स्थित है। तो जो मेंटल है ना वो फेस करता है हाई टेम्परेचर को और हाई प्रेशर को। तो अब यदि हम स्टडी की बात करें इन मेटेरॉइड्स की विच में हैव एक्सपीरियंस सिमिलर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, वी कैन अंडरस्टैंड। तो जो मेंटल वाली लेयर है जहाँ पर कोई व्यक्ति अंदर जाके स्टडी नहीं कर सकता है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस स्टडी में बातें इस प्रकार से सामने आती हैं। केवल अंदाज़ा लगाया जाता, धरती के अंदर कोई जा नहीं पाता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं लॉन्ग जर्नी से रिलेटेड। लॉन्ग जर्नी मतलब लॉन्ग ड्राइव, और लॉन्ग ड्राइव ऐसी जो कि तितलियाँ, कीट और जैसे पशु पक्षी भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं ना, उसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या इंसेक्ट भी माइग्रेट करते हैं, और विच इंसेक्ट हैज़ द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट। तो कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसका सबसे लंबा माइग्रेशन का रास्ता रहता है। तो कई ड्रैगन फ्लाइज, बीटलेस, बटरफ्लाइज, लोकस्ट एंड मोथ्स आर नॉन टू माइग्रेट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। तो ब्रीडिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो कि उनके लिए अनुकूलनता प्रोवाइड करती है, ठीक है। चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो वहाँ का टेम्परेचर हो, और भी अन्य चीज़ें, ऐसी जगह की वो लोग खोज करते हैं और ट्रैवल करते हैं। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड वेरीज विथ द स्पीसीज। और ये जो ट्रैवल की डिस्टेंस है ना वो स्पीसीज के हिसाब से बदलती रहती है, कि कौन सी स्पीसीज कितनी दूरी तय कर रही है, ये स्पीसीज के ऊपर निर्भर है। तो जो मॉन्स इंसेक्ट जो हैं ट्रैवल करते हैं इन लार्ज ग्रुप्स, एंड साइंटिस्ट हैव बीन स्टडिंग दिस मूवमेंट फॉर सेवरल ईयर्स। ज़्यादातर जो इंसेक्ट रहते हैं वो ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं, और वैज्ञानिक लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, और क्या क्या बात यहाँ पर सामने आएंगी हम देखेंगे। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये तितली है पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। अब इससे रिलेटेड क्या बात बताई जा रही है आप देख लीजिए। रिसेंट स्टडी में ये सामने आया है कि देखो पेंटेड लेडी बटरफ्लाई वेंसा कार्डुई
कैन मेक 12,000 से लेकर के 14,000 किलोमीटर राउंड का ट्रिप। ठीक है, 12,000 से 14,000 किलोमीटर की इसकी ट्रिप हो जाती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट एनुअल इंसेक्ट माइग्रेशन। इंसेक्ट मतलब होता है जो कीट पतंगे हैं ना, उनको कहा जाता है इंसेक्ट, और यही है लॉन्गेस्ट एनुअल इंसेक्ट माइग्रेशन सर्किट सो फॉर नॉन, अभी तक जो ज्ञात है। अब सब सहारन अफ्रीका की हम बात करते हैं। बटरफ्लाई इज एबल टू ट्रेवल टू यूरोप। ठीक है, अफ्रीका से यूरोप क्रॉसिंग द सहारा डेजर्ट व्हेन वेदर कंडीशन आर फेवरेबल। ये सहारा डेजर्ट को क्रॉस करके कहाँ चली जाती हैं? यूरोप। इसके बाद कैटरपिलर्स के बारे में बात बताई जाती है। तो ये पिक्चर है आप कैटरपिलर्स का, आप देख लीजिए। तो द कैटरपिलर्स थ्राइव इन वेटर विंटर कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले इसका कैटरपिलर विकसित होता है विंटर सी कंडीशन के दौरान। कहाँ पर? सब सहारन अफ्रीका। इसके बाद जब ये एडल्ट हो जाती है तो माइग्रेट करती है टू नॉर्थ अफ्रीका ड्यूरिंग द वेट स्प्रिंग। वेट स्प्रिंग के दौरान में ये माइग्रेशन कर जाती है। इसके बाद क्रॉस करती हैं मेडिटेरियन सी टू रीच यूरोप। यहाँ पर इनके रास्ते को बताया गया है। अब यदि लेबोरेटरी की बात हम करें तो यहाँ पर ये बात सामने आती है, फेवरेबल टेलविंड्स, ठीक है, बिटवीन अफ्रीका एंड वेस्टर्न यूरोप हेल्प दिस इंसेक्ट इन ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रैवल। तो जो पश्च हवाएं हैं अफ्रीका और यूरोप के बीच में चलती हैं, वही इनको हेल्प करती हैं, वही इनको रास्ता दिखाने का काम करती हैं कि किधर से किधर इनको ट्रैवलिंग करना है। ठीक है, और वे लोग फ्लाई करती हैं अबाउट 1 से लेकर के 3 किलोमीटर अबव सी लेवल विथ ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ अराउंड 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इनकी स्पीड रहती है। तो द रिसर्चर स्टडीज ए सिमिलर बटरफ्लाई स्पीसीज एंड कैलकुलेटेड दैट पेंटेड लेडी बटरफ्लाई में हैव इनफ बॉडी फैट टू सस्टेन 40 आवर ऑफ नॉन स्टॉप फ्लाइंग। तो अब इतना लंबा इसका ट्रैवल रहता है तो इसके लिए इसके पास कुछ एनर्जी भी तो होना ज़रूरी है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि 40 घंटा की नॉन स्टॉप फ्लाइंग ये कर सके, इतना फैट तो इसकी बॉडी में पाया जाता है।